हेलो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर अगेन एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इस टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन। ये अमालगमेशन का टॉपिक सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, बीकॉम ऑनर्स सभी बच्चों के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग है। और एक बार परचेज कंसिडरेशन ठीक से कैलकुलेट करना आ जाए उसके बाद वर्क बिकम्स वेरी इजी, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द परचेज कंसिडरेशन। एज यू नो दैट अमालगमेशन का मतलब क्या है? अमालगमेशन मीन्स दैट वन कंपनी, वन वेंडर कंपनी is taking over another company, that is they are forming a new company, purchasing company. This purchasing company may be a old company which is taking over the vendor company, or it can be a new company formed which is taking over the business of a vendor company. I mean to say, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तब इसको हम अमालगमेशन बोलते हैं। इतनी बात तो हम सब समझते हैं कि अगर मैं एक पेन भी खरीदने जाऊं तो आई हैव टू पे समथिंग, तो अगर मैं कंपनी खरीदने जाऊं तो ऑब्वियसली आई हैव टू पे समथिंग। ये जो पेमेंट जानी है, राइट, देयर कंपनी इज बीइंग सोल्ड ऑफ, सो परचेसिंग कंपनी हैव टू पे सम कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, एंड दिस कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। So what is a purchase consideration? Purchase consideration is the, short में हम इसको PC बोलते हैं। Purchase consideration, it is the amount given by purchasing company to vendor company. I'll modify this definition. This is not complete definition. फॉर टाइमिंग समझने के लिए, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी, जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदती है तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना। जो भी कुछ ये देगा इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। जो भी कुछ देगा, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश। नाउ माय पीसी कैन बी कैलकुलेटेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। The PC can be calculated by two methods. One, net payment method, and two, net asset method. Purchase consideration को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। ये देखिए, परचेज कंसिडरेशन के लिए पहला मेथड है नेट पेमेंट मेथड। दिस इज माई मोस्ट प्रेफर्ड मेथड बिकॉज इफ आई हैव टेकन समथिंग, लाइक इफ आई हैव परचेज समथिंग, इफ आई हैव परचेज दिस फोन एंड आई हैव पेड 50,000 फॉर इट, देन आप बोले मैम नहीं ये तो 20,000 का फोन है। नहीं, इफ आई पेड 50,000 एटलीस्ट माई कंसिडरेशन दैट आई पेड इज 50,000। और अगर मैं कहती हूँ मैं फोन से 5,000 में खरीद लाई हूं, दैट मीन्स आप बोलते रहिए 20,000 का है, 25,000 का है, वट एवर, बट कंसिडरेशन मैंने जो दिया है वो तो 5,000 ही हुआ ना। सो फर्स्ट मेथड इज नेट पेमेंट मेथड। वट हैव यू पेड as per Accounting Standard 14. This is Accounting Standard, especially on the amalgamation part. As per Accounting Standard 14, net payment method is, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बोला था, something given by purchasing company to vendor company was PC. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से आने से पहले तक ये डेफिनेशन थी, बट इसमें बड़ी कंफ्यूजन थी। परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को शेयर्स दिए, पीसी है कि नहीं है, प्रेफरेंस शेयर को दिए, पीसी है कि नहीं है, डिबेंचर को कैश दे दिया, डिबेंचर को शेयर दे दिया, हम कंफ्यूज्ड, क्या इसको पीसी में लें कि नहीं लें। परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिए, क्या ये पीसी है कि नहीं है, वी आर ऑल कंफ्यूज्ड, मेस्ड अप। सो व्हाट टू डू? We have to do what? Something given by purchasing company to vendor company में आएगा something given by purchasing company to shareholder of vendor company.
परचेजिंग कंपनी अगर वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर कुछ दे, यू सी दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी, अगर शेयर होल्डर को मिलेगा तो वो पीसी है, अगर किसी और को मिलेगा तो वो पीसी नहीं है। आप शेयर होल्डर को जो मर्जी दे दीजिए, शेयर दीजिए, कैश दीजिए, जो मर्जी दीजिए, that would be a part of purchase consideration. But if you're giving something to somebody else, then that is not a PC, right? So shareholder means both equity and preference shares, right? If something is given to equity shareholders, something is given to preference shareholders, both of them will be purchase consideration, correct? Right. So my first foremost thing is how to calculate PC as per net payment method. The thing is very simple. क्या दिया does not matter, किसको दिया, शेयर होल्डर को दिया तो वो पीसी है। क्या दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर दिया, कैश दिया, डिबेंचर दिया, मगर किसको मिलना चाहिए, शेयर होल्डर को। अगर शेयर होल्डर को मिलेगा तो वो पीसी है, अगर शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा तो वो पीसी नहीं है, right? Now let's talk about net asset method. Second method, जहां पर भी नेट पेमेंट क्लियर ना हो, हमारे को ठीक से बताया ना जाए, तब हम नेट असेट मेथड भी फॉलो करते हैं। क्या है ये मेथड? ये मेथड कहता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट? असेट्स माइनस लायबिलिटीज करें एट किसी भी कंपनी की वर्थ लगाई जाती है। जैसे सपोज करिए मैं कोई चीज खरीद रही हूं, अगर मुझे आपको नहीं पता कि मैंने इसके अगेंस्ट क्या दिया था, तो आप क्या करेंगे, उसकी वर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। और कंपनी की वर्थ होती है उसके असेट्स और लायबिलिटीज से। तो अगर मैं उसके असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मुझे इस कंपनी की वर्थ मिल जाएगी, एंड दैट वर्थ विल बी माई पीसी, राइट? दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट आई हैव गिवन। सो असेट्स, बट असेट्स की सिर्फ बुक वैल्यू नहीं है, हो सकता है कि असेट की बुक वैल्यू बहुत कम और इसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा हो, या वाइस वर्सा। सो व्हाट वी टेक इज वी टेक ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी एट एग्रीड वैल्यू, व्हाट द अदर पर्सन सेड एंड व्हाट आई एग्रीड वैल्यू। अगर एग्रीड वैल्यू ना हो तो मार्केट वैल्यू, और अगर मार्केट वैल्यू भी ना हो तो बुक वैल्यू, राइट? सो नेट असेट मेथड के अंदर व्हाट वी डू इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज, एंड असेट्स को हमें किस पे लेना है, एट अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू ना हो तो मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू भी ना हो तो बुक वैल्यू, करेक्ट? राइट. सो दैट्स माय नेट असेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, करेक्ट? नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल ऑन इट। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है। ओके, are you ready for the example? Let's look at the balance sheet. Come on here, and we are looking at the balance sheet. Okay? इस बैलेंस शीट के अंदर देखिए शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व्स है, पीएनएल है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, और उधर लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और नीचे एडजस्टमेंट्स में आपको ये कह रखा है, दिस इज माई केस 1. ओके, so my case 1 is saying vendor company is taken over by purchasing company on the agreement that the land and building is increased by 20%, plant machinery increased by 40%, stock 40% is obsolete, and the debtors are 20,000 is bad. The market value of investment is 65,000 and it was agreed to issue. Now look at these lines very carefully. क्या कहा उसने? कहा it was agreed to issue 4 equity shares for every 5 held at ₹15, and it was also agreed to pay 4 rupees in cash. आप देखिए यहां पर जो परचेजिंग ने वेंडर को शेयर दिया है और जो कैश दिया है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जो भी परचेजिंग ने वेंडर को शेयर दिया है और जो कैश दिया है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब बताया हुआ है, इतने इतने शेयर, इतना इतना कैश। अगर हमारे पास वेल डिफाइंड पीसी बताया जाए तो फिर हमारे को ये जो असेट्स की वैल्यू दे रखी है इनसे
आपको घबराने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू जम्बल अप द थिंग्स. सी, इज something given to vendor companies clear or not? If the question is very clear, now look at this question. How many shares were there? Look at the share capital. How many shares were there? Yes, ma'am, it is 50,000 shares of rupee 10 each, right? That means for every 50,000 share. Now let's look into these lines and let's calculate. I am taking this thing at the top ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें. लेट्स फोकस ऑन दिस लाइन ओनली. मेरे को बाकी सब कुछ नहीं पढ़ने का है क्योंकि मुझे पीसी क्लियर है क्या देना है, कितना देना है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वी आर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन. वी आर कैलकुलेटिंग आवर परचेज कंसिडरेशन. ओके, शेयर्स 50,000 शेयर्स हैं. How many shares do we have? 50,000 shares are there, and they're saying that they will issue 4 shares for every 5 held. What they're saying is that they'll be issuing 4 shares for every 5 held, और उसकी वैल्यू क्या लगाई गई है? 15 rupees. The shares were valued at how much? 15 rupees. So जरा कैलकुलेट करके देखिए कितना अमाउंट आ रहा है इसके ऊपर. राइट, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 6 lakh. And if you say about cash, they're telling you that they are going to pay rupee 4 per share in cash. So 50,000 into 4 for each share, they are promising to give 4 rupees in cash. Therefore, this is coming out to be 2 lakh, and hence my purchase consideration is coming out to be 8 lakh. I repeat my words. Whenever shares, cash or something given to shareholder is clearly defined, like in this question it has been clearly defined, ठीक से हमें बता रखा है कितना शेयर कितना कैश. ऐसे केस के अंदर what you have to do is you have to calculate the PC in this way, shares, cash, and you can find out the purchase consideration. While vice versa चलते हैं. अब हम और आगे चलते हैं. Let's talk about the same case again. Okay, I have changed this case little bit. Now read this line. Same balance sheet. You can see the same balance sheet here, right? Okay. The same lines. When a company is taken over by a purchasing company, on the agreement the land building is increased by 20%. Plant and machinery is increased by 40%. Stock of 40,000 is obsolete and the debtors of 20,000 is bad debt. The market value of the investment is 65,000. It was agreed to issue 4 equity shares for every 5 shares held of 10 each, valued at 15, and the balance in cash. क्या कहा? Balance in cash. Now focus upon these words. They are saying, they are telling me that they want balance in cash. Is it clearly defined? Answer is no. They are not clearly defined. What balance in cash? So, when the PC method is not given to you clearly, अगर आपको इसका चीज ये ठीक से आपको क्लियर नहीं दे रखा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे को अपना PC कैलकुलेट करना पड़ेगा. Now, let's understand how to calculate our PC. तो परचेज कंसिडरेशन शुरू करें. चलिए जी. कैलकुलेशन ऑफ PC. नेट असेट मेथड कब फॉलो करते हैं? जब हमारे को पीसी ठीक से डिफाइंड नहीं होती, तब हम असेट माइनस लायबिलिटीज करके उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं. लाइक इन दिस क्वेश्चन, द लैंड बिल्डिंग was given to me at 2,50,000, right? Again, the land and building is defined to me as 2,50,000. This is given, and they were telling me that it was 20% higher.
That means the value is coming out to be how much? 3 lakh. Then next comes plant and machinery. What was the question saying? Let's check. Land building increased by 20%. Plant machinery is increased by 40%. And the stock 40,000 is obsolete and debtors of 20,000 are bad. Right? So, let's come back. हाँ जी, प्लांट मशीनरी की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 1,70,000. उसमें 40% इंक्रीज करने को कह रहा था वो. So 1,70,000 plus 40% comes out to be 2,38,000. Am I right? Right. Then the next asset in our hand was investment. और इन्वेस्टमेंट की एग्रीड वैल्यू आपको मालूम है क्या दी हुई थी? क्या दी हुई थी जी? इन्वेस्टमेंट की नई एग्रीड वैल्यू दी हुई थी. इन्वेस्टमेंट्स वर हैविंग एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 65,000. राइट? द स्टॉक वॉज गिवन टू बी 1,20,000 एंड क्वेश्चन ने कहा था कि 40,000 ऑब्सलीट है. दैट मीन्स इट बिकम्स 80,000. ऑब्सलीट अंडरस्टैंड? बेकार हो गया, खराब हो गया, पुराना हो गया, टूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया. डेटर्स में 1,40,000 था and they told you that 20,000 are bad. That means the debtors are valued at 1,20,000. And if you talk about cash, the cash is how much? The cash is 2 lakhs. The cash is how much? The cash is 2 lakhs. Preliminary expense is a fictitious asset. Let's look at the assets again. Preliminary expense जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर preliminary expense is a fictitious asset. Rest all the things I have taken at book value, agreed value. Agreed value not given, then must be market value. And if market value is not given, then the book value. Let's come on to the liability side. Only creditors and debentures, two things are our liabilities. Share capital liability नहीं है, owners money है. Reserves and these are reserves. So debenture and creditor. Are you given something about debenture and creditor in these adjustments? Answer is no. Not given. Okay. Then they are subtracted as it is at the book value, as I told you. If nothing is specified, I'll subtract it at book value. So debenture was 1 lakh and the creditors were 70,000. Was it 70,000? Yes, ma'am. It was how much? 70,000. Can you see? Right, come back. So, अब इसको पेमेंट करते हैं. 3 lakh plus 2,38,000 plus 65,000 plus 80,000 plus 1,20,000 plus 2 lakh minus 1,70,000. This come out to be 8,33,000. My consideration is 833. क्वेश्चन ने हमारे को नहीं बताया था कि वो कैसे पे होना है. हाँ, थोड़ा सा हिंट दिया था, थोड़ा सा क्लियर नहीं था. बोला था कुछ शेयर्स और कुछ कैश में पे होना है. 50,000 shares, but they were saying that we are going to issue 4 shares for every 5 held, and they were valued at 15. They are valued at 15. If they are valued at 15, that means the shares are of 6 lakh. If the shares are of 6 lakh, you can see that the cash will be the balancing figure. As I said, the cash has to be balanced in cash. Right? तो आज आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जिससे हमारा पूरा अमालगमेशन क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो सकता है. द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द अमालगमेशन क्वेश्चंस is to find the purchase consideration. So, and if this first step has some mistake, the whole question will go wrong. So, while computing the values of purchase consideration, let me recap what we have done is, let's see what we have done. I just discussed that vendor company is a company which is being sold off, and purchasing company is a company which is purchasing this vendor company. जो भी कुछ
इसको खरीदने के लिए देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन, राइट. देन वी टॉक्ड अबाउट कि परचेज कंसिडरेशन दो मेथड से होता है. Purchase consideration is computed by two methods, net payment method and net asset method. We prefer net payment method because if something is given as payment, then it's clearly defined, net payment. But if net payment is not given, then we can value it through net asset method, assets minus liabilities, correct? And then you're given a balance sheet, right? Then I took an example. We had a balance sheet. We discussed, and in the first case we discussed that the market value of the investments, it was agreed that 4 shares were given for every 5 held, and they were also telling us that 4 per share in cash. So if they are saying 4 per share in cash, that means PC is clearly defined, and this we calculated by which method? This is net payment method. This is net payment method, correct? And similarly, if you talked about this second case, इस केस के अंदर हमारे पास जो कैश था वो ठीक से डिफाइंड नहीं था. जब पीसी ठीक से डिफाइंड ना हो तो हमें असेट्स माइनस लायबिलिटीज करना होता है. एंड सो व्हाट आई डिड वाज आई डिड द असेट माइनस लायबिलिटीज. असेट माइनस लायबिलिटीज के अंदर आई टुक अग्रीड वैल्यू. If agreed value is not given, then market value. Market value is also not given, then the book value. So you get your PC. And ultimately PC किस तरह से देना है वो हम लोगों ने डिसाइड किया. ठीक है. I hope you are very clear about this concept of purchase consideration. So try on the questions of amalgamation. You will find this very helpful. And one more point. अगर आपको adjustments में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको adjustments में goodwill नजर आ जाए, then the PC has to be by net asset method only. Very important point. If the adjustment says some valuation about goodwill, then obviously that method has to be net asset method. So keep in that mind and do all the questions of amalgamations. Thanks for now. Bye.